साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आयशा अयूब जी, जिन्होंने लखनऊ में मुखातिब नाम से एक संस्था बनाई जो उर्दू और हिंदी शायरी को लेकर तमाम आयोजन करती रही। साथ ही साथ आपने अब HER हर नाम से एक अलग संस्था भी बनाई है जो उद्यमी महिलाओं के लिए, जो बिजनेस महिलाएं कर रही हैं, उनको मदद करेगी। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे आयशा जी के साथ। सबसे पहले आयशा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। और अब जो मुखातिब की शुरुआत थी उसी से आप भी मुखातिब हुई समाज से जी, तो कैसे और कब ये शुरू किया? 2016 से हम शायरी की तरफ ज्यादा रुजू हुए और जो पोएट्री सेशंस होते थे, ओपन माइक्स होते थे और छोटी छोटी बैठकें होती थी और एक पोएट्री क्लब नाम का ग्रुप शुरू करा था किसी ने, जो डॉक्टर्स आए थे कहीं बाहर से। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इकट्ठा एक नशिस्त नुमा माहौल में बैठ करके और हर तरह की शायरी सुना रहे हैं और फिर उस पर सभी लोग अपने अपने कमेंट्स शेयर करते थे कि हमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैंने धीरे धीरे ये चीज नोटिस करी कि जो यूथ है लखनऊ का, उसका रुझान उर्दू की तरफ बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉलेज नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, पढ़ने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है। बस सुनने में उर्दू उनको बहुत खूबसूरत लगती है और बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, खासतौर से शायरी वगैरह। बिल्कुल, जॉन एलिया को पढ़ना बहुत ज्यादा उस वक्त एक ट्रेंड था, लड़के पढ़ते थे। तो फिर हमने जो है सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए। तो अलग अलग नाम ध्यान में आ रहे थे कि क्या किस नाम से करें, कैसे करें। ये नहीं सोचा था कभी कि ये इतना बड़ा स्टेज बन जाएगा या प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बस घर से ही ग्रुप शुरू कर दिया कि जिसको भी उर्दू का शौक है वो लोग आए और हमारे जो गेट टुगेदर आप लोग शायरी पढ़िए, अपने जो भी आप लिखते हैं, और उसपे हमने कुछ सीनियर पोएट्स को जोड़ा कि आप लोग आके इन्हें गाइड करिए। और धीरे धीरे फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और जो सीरियस लोग थे वो एंड में बच गए। जो वाकई सीरियसली सीखना चाहते थे आज बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि ये शुरुआत लखनऊ में हमने करी कि यूथ को एक सीरियस उर्दू की तरफ लेकर के आए, शायरी की तरफ। और ये सिर्फ एक ओपन माइक नहीं बन के रह गया। तो अब फिर उसके बाद हमने भैया ऑब्वियसली जब काम शुरू होता है तो किसी को आपको स्टेज देना है, प्लेटफॉर्म देना है, तो एक अच्छा वो भी होना चाहिए। तो स्टेज शुरू करा, फिर उसमें बड़े शायर भी जुड़ने लगे। तो इसी तरह से स्टेज प्रोग्राम शुरू हुए। फिर लोगों ने कहा इसे आप रजिस्टर करवाइए। तो रजिस्टर एज एन NGO से 3 साल हो चुका है, रजिस्टर्ड है। और बिकॉज ऑफ कोविड 1 साल से हमने कुछ ऑन ग्राउंड तो नहीं किया है, ऑनलाइन हम करते रहते हैं। फेसबुक हमारा ग्रुप है, 5000 मेंबर्स हैं उसमें, एक पेज है। तो बस शायरी की तरफ, उर्दू की तरफ, स्क्रिप्ट का वर्कशॉप हमने करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन फिर बड़े शायरों से और सीनियर्स से हम कनेक्ट करते हैं लोगों को कि आप सिखाइए, वर्कशॉप्स कराते हैं। महेंद्र सानी के साथ हमने पिछले महीनों ही कोविड के दौरान कई हफ्तों की एक गजल वर्कशॉप कराई। कि जिसको गजल सीखनी है तो वीकली वर्कशॉप्स होती थी, वो चार्जेबल थी क्योंकि हम एक फीस लेते थे, बिकॉज हर किसी के टाइम की एक इम्पोर्टेंस है। और हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो वाकई में नॉलेजेबल हो, तो उनका ऑब्वियसली वी हैव टू पे समथिंग टू देम। तो वो हमने काफी सक्सेसफुल रहा वो। तो आपको भी शायरी का शौक था, आप भी लिखती हैं? मुझे भी था काफी टाइम से, लेकिन मैंने भी मुखातिब के बाद ही इसको बहुत ज्यादा पॉलिश किया। और स्टेज पे जाने से थोड़ा सा घबराती थी, लेकिन जैसे जैसे मौका मिला वैसे वैसे अभी भी मैं कम ही जाती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए तो वहां पे मैं स्टेज पे। जो आपकी शायरी है उनको कभी आपके जो प्रशंसक हैं वो किताब के रूप में भी देखेंगे? अभी तक तो मैंने कोई किताब के बारे में अभी नहीं सोचा है और मैं बहुत ही कम गजलें कह पाती हूँ, क्योंकि फोकस जो है ना वो या तो पूरी तरह से आप शायरी को अपनी जिंदगी दे दीजिए। आप हफ्ते में 4 गजलें कहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ वो एक फोकस और काम होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए वो एक हॉबी और एक पैशन है। तो मैं इतनी गजलें अभी तक कह ही नहीं पाई हूँ कि मैं किताब के बारे में सोचूं। कम से कम 100 गजलें हों। अच्छा। और मेरे पास शायद अभी 30-35 होंगी। तो 65 ही बची। जब मैं होपफुली
लिख पाऊंगी इतनी अच्छा कुछ। और अभी मैंने मेरे उस्ताद हैं जो, वो भी मुझे बहुत वक्त के बाद मिले, जो जिनको मैं कह सकती हूँ कि मुझे इनसे सीखना है। डॉक्टर आसिम वास्ती नाम है और वो आबू धाबी में रहते हैं और काफी अच्छे शायर हैं। तो उनसे मैं फोन से और उससे राब्ते से अपनी इस्लाह करके, और क्योंकि वो भी इतने बिजी हैं, न्यूरो सर्जन हैं पर शायर हैं, तो जितना वक्त दे पाते हैं तो उस वजह से और प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। कि मुझे परफेक्शन की तरफ ध्यान है, तो अच्छी चीजें ही देनी है और किताब में अच्छी गजलें ही जानी चाहिए। तो बस ये है। हाल के कुछ सालों में जैसे आपने मुखातिब शुरू किया, और भी तमाम कवि सम्मेलन, मुशायरे हर जगह पसंद किए जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे मुझे लगता है कि इधर आयोजित भी हो रहे हैं जी। तो इसका क्या कारण मानती है? युवाओं की रुचि उधर बढ़ी है? जी बिल्कुल, पोइट्री जो है वो युवाओं की रुचि लिटरेचर और पोइट्री में बढ़ी है। और फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है, जब कोई भी कुछ काम करता है तो उसको रेप्लिकेट बहुत तेजी से किया जाता है। बहुत सारे ग्रुप्स स्टार्ट हो गए और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी दूसरे ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करके सोचते हैं, लेकिन सीरियस लोगों को देखते हैं कि जिनका रुझान जो है वो सीखने की तरफ हो, ना कि सिर्फ माइक की तरफ हो, जिसको सीख करके सही चीज को आगे ले जाना है। वरना आप गलत चीजों को भी कितनी जल्दी ट्रेंड करके सही बना देते हैं लोग। अच्छा, ये रुझान लड़कियों में ज्यादा है या लड़कों में? क्या कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी दोनों में ही है। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है जब वो उसको और ज्यादा पब्लिकली वो करना चाहती हैं, एक्सप्रेस करना चाहती हैं, या फिर स्टेज के लिए आने जाने में दिक्कत होती है। कोई आना भी चाहता है तो कभी कभी कुछ प्रेशर्स होते हैं ऐसे कि हम इवेंट्स में या प्रोग्राम्स में कम बुला पाते हैं। मैंने पहला मुशायरा जो यहाँ लखनऊ में ऑन स्टेज करा था मुखातिब का, वो ऑल फीमेल मुशायरा था। अच्छा। उसके बाद ही ये ट्रेंड खवातीन के मुशायरे का ऑल ओवर इंडिया चल गया कि हमें ऐसा स्टेज बनाना है जिसपे सिर्फ 14 शायरात हो, कोई शायर ना हो। और उसकी निजामत भी डॉक्टर साबरा हबीब ने करी थी, जो बहुत अच्छी प्रोफेसर है उर्दू रशियन की। उसके बाद ये ट्रेंड चल गया। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज किया था तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि शायरात को स्टेज देना जो है वो एक ऐसा चलन हो गया है कि इनको एडजस्ट करने के लिए या खुश करने के लिए स्टेज दे दो। बट आई एम अगेंस्ट दिस। मैंने कई जगह पर ये कह दिया कि अगर आप मुझे सिर्फ खवातीन के मुशायरे में बुलाएंगे तो आई एम सॉरी, आप ऐसे स्टेज पे बुलाइए जहाँ पे इक्वली शायर और शायरा दोनों हो। इसका मतलब ये नहीं था कि आप ये ट्रेंड चला दें, बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि आप इक्वालिटी में करें ना, या ऐसा मुशायरा करें जिसमें 2-3 मेल्स हों और शायरात को ज्यादा वो तवज्जो दी जाए। क्योंकि ये तो एक मतलब ये सच्चाई है कि अगर आपका कोई बड़ा शायर, कोई मेल शायर अगर उसमें मौजूद होता है तो उसकी व्यूवरशिप ज्यादा होती है, लोग उसको ज्यादा देखते हैं। और फीमेल पोएट्स को या राइटर्स को उतनी तवज्जो नहीं मिलती। और बड़े अजीब अजीब मसाइल है। मैंने इस पे बहुत बात भी करी है, नुसरत मेहंदी जी के साथ सेशंस करे हैं लिटरली कि उसकी क्या वजूहात है। लेकिन वो है बस जो कुछ लोग कहते हैं कि जो महिला शायर है उनको ज्यादा तवज्जो मंचों पे मिलती है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अलग नजरिया है जो आप कह रहे हो कि जब वो स्टेज पे आती हैं तो फोकस उनकी तरफ होता है। लेकिन सुनने वाले ज्यादा सुनने वाले। लेकिन आप ये देखिए कि स्टेज पे कितनी शायरात होती हैं। ज्यादातर 12 में से 2 शायरात होंगी, बाकी 10 मेल पोएट्स होंगे। तो आप ये कहना चाहती है कि बढ़ावा कम मिल रहा है महिला शायरों को? वो एज अ टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि हाँ भैया एक फीमेल भी है, 2 फीमेल्स भी हैं, एक रिजर्वेशन बस रिजर्वेशन के तौर पर। तो अभी मुखातिब का क्या, अभी तो ऑनलाइन आप लोग कर रहे हो? जी, कुछ टाइम से बिकॉज ऑफ कोविड ऑनलाइन ही कर रहे हैं। आगे होपफुली जैसे जैसे अभी इवेंट्स ओपन होंगे तो कुछ मुशायरा, मेन फोकस हमारा जैसे यूथ का रहा है शुरू से, तो उन पर फोकस करेंगे जो नए कहने वाले हैं। खासकर अगर लड़कियां भी हैं तो हम चाहते हैं कि इक्वल प्लेटफॉर्म दोनों को दिया जाए। और हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन नया कह रहा है, कौन अच्छा कह रहा है। तो हमारे आपके जो ग्रुप में लोग दिखते रहते होंगे वहीं से आप सेलेक्ट करते हैं? वहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं। बाहर से भी जो देखते हैं, जिनको हम देख पाते हैं कि हाँ अभी इतने ग्रुप्स और पेजेस बन गए हैं, लेकिन जिसकी शायरी वाकई इस लायक है कि उसको एक बड़े स्टेज की जरूरत है, तो उसको हम कोशिश जरूर करते हैं। इनफैक्ट और आगे रेकमेंड करते हैं, प्रमोट करते हैं। कोई बड़ा बाहर कोई और मुशायरा हो रहा है नेशनली इंटरनेशनली, तो कोशिश यही रहती है कि उनका नाम दिया जाए। अच्छा, मुखातिब से जो सफर शुरू हुआ वो HER तक पहुंचा, HER की क्या वजह थी और क्या कारण है?
देखिए HER हडल एम्पावर राइज इसका फुल फॉर्म है। हडल का मतलब है एकजुट होना, मिलना आपस में, और एम्पावर सबको पता है, राइज हडल करिए, एम्पावर करिए एक दूसरे को, और फिर साथ में राइज करिए। तो हमने हर जो है वो स्त्री, हर का मतलब ही फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने फर्स्ट वीक में शुरू करा था, कोविड के टाइम पर ही। मेरा पहले भी एक सोशल ग्रुप था, लखनऊ सुपर मॉम्स। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल इशू हो गई जिसकी वजह से वो मेरा पासवर्ड चला गया पुराना, और अच्छा। तो मैंने सोचा कि हम ऑनलाइन जो है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन बिजनेस ओनर्स को इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। बट उस ग्रुप पे, उस प्लेटफॉर्म पे मैं बुला नहीं पाई, और उसमें फिर वो लखनऊ का नाम जुड़ा था, मॉम्स लिखा था, तो जो मॉम नहीं है वो क्या करे, जो लखनऊ में नहीं है वो क्या करे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि एक नया ही मतलब रीब्रांड करके नया पेज और ग्रुप बनाते हैं। और वो इस लेवल का हमने बनाया कि अभी हमने हिल्टन में एक इवेंट करा था जिसमें 130 महिलाएं आई थी, जिन्होंने बिजनेस ओनर्स थी, जिन्होंने अपना अपना काम प्रमोट किया, नेटवर्किंग करी। बड़े स्पीकर्स आए थे, कनक जी आई थी, माधुरी जी आई थी, इतिश्री टाइम्स ऑफ इंडिया से आई थी, रेडियो सिटी की वीपी इति कपूर, मतलब जितने भी फीमेल लीडर्स हैं, जो अच्छे चेहरे जिनको सब जानते हैं, उनके सबने सफर के बारे में वहां तक जाना है कि भैया लिटरेचर फेस्टिवल कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा, तो क्या मतलब क्या रहा। लेकिन उनकी अपनी लाइफ की जर्नी, किसी को नहीं पता था कि 25 साल तक कनक जी जो है वो सिर्फ घूंघट ओढ़कर एक बहू थी, कैसे शादी हुई, कहाँ सेटल हुई, उसके बाद कैसे शुरू करा। जब वो किसी से जाती थी शुरू में स्पॉन्सरशिप के लिए तो लोगों को लगता था शौक है इनका, मतलब सीरियसली नहीं लिया किसी ने। और आज देखो, तो हमने ऐसे फीमेल्स को बुलाया कि अपनी जर्नी शेयर करिए, और जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं। और हमने हर के साथ एक मेन विजन और मिशन रखा है डिजिटल एम्पावरमेंट का, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है पिछले 1 साल में, उसकी इम्पोर्टेंस सबको पता है। आज मैं और शैलेंद्र जी इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इसका इम्पोर्टेंस पता है कि मैगजीन पढ़ने से बहुत, मतलब शायद ज्यादा रीच होगी इस वीडियो की, जिस चैनल को आप लोग फॉलो करते हैं। अच्छे अच्छे लोग आके यहाँ पे अपनी जर्नीज बताते हैं, क्योंकि जो ये 10 मिनट का वीडियो करेगा ना, वो जो रीच होगी वो किसी भी रिटन मटेरियल से ये साइकोलॉजी हो गई है। तो हमने डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए एक विंग बनाया, द कोर्टशिप। हमारा फोकस उसमें यह है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जिनको ना बजट ज्यादा है, ना ज्यादा टाइम है, ना आइडिया है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए किसके पास जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे। और लखनऊ में भी जो ठीक ठाक एजेंसीज हैं वो अच्छा खासा पैसा लेती हैं, और हर इंडिविजुअल की बस की बात नहीं है। वो बड़ी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग करा करके उनका कोई काम रुका नहीं है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके काम तो सारे रुक गए। तो उनको डिजिटल कैसे करना है, तो उसके लिए हमने ये शुरू करा, और अपने ग्रुप से ही हर के थ्रू जितनी फीमेल्स हैं जो हमें इसके लिए कांटेक्ट कर रही हैं, उनका हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके इस ग्रुप में कितने लोग होंगे? 7,000 मेंबर्स हो गए हैं विद इन 5 मंथ्स, 5-6 मंथ्स, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज ये एक ग्लोबल ग्रुप बन गया है। तो इसमें लखनऊ के बाहर के तो बहुत है, टोरंटो और दुबई और इंटरनेशनल मेंबर्स बहुत हैं। अच्छा जी, ये आपका, चूंकि आपने पहले ये इतने सारे ग्रुप और लोगों के साथ काम किया था, इस वजह से इतने लोग आपके साथ। मैंने हमेशा रिश्ते कमाए हैं शैलेंद्र जी, मैंने कभी पैसे कमाने पे फोकस नहीं करा। अब वो चाहे मुखातिब हो, चाहे उसके बाद हमने अच्छी नीयत से हर की शुरुआत करी, लेकिन हर को हमने एक कमर्शियल एंगल दिया है, क्योंकि इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है। और हमारा भी जो एक टीम है जो काम करती है, चाहे वो कंटेंट लिख रही हो, चाहे वो इसको एक अच्छे लेवल पे ब्रांडिंग कर रही हो, तो इट्स लाइक हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे, लेकिन इट्स नॉट एन एनजीओ। लेकिन इससे पहले तक मैंने जो काम करा था, उससे जो भी रिश्ते कमाए, तो एवरीबडी नोज कि आयशा कुछ काम कर रही है तो वो अच्छा ही होगा। जी, तो बस इस वजह से। आपने जब शायरी से शुरुआत की थी, और अभी भी आप लिख रही हैं, 35 आप लिख चुकी हैं और 65 बाकी है, तो कुछ उसमें से जो आपकी अपनी पसंद की हैं। ये तो मुझे आपने बताया ही नहीं था कि तुम्हें शेर भी सुनाने होंगे, तो कुछ तो एक आध सुना दीजिए। अच्छा जी, तो कुछ 1-2 मुतफर्रिक अशार सुना देती हूँ, जिसका मतलब होता है कि सिंगल शेर, उसके आगे पीछे ना कोई गजल है, ना कोई पूरी नज्म है, सिर्फ 2 लाइन के मिसरे हैं। वो कभी कभी जो शायरी करते हैं उनके ऊपर
नहीं, उनके ऊपर कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि कहीं से उतरते हैं। अच्छा। वो मिसरे एकदम से जहन में आते हैं। अभी मैंने एक डाला था, एकदम से मेरे जहन में आया। उसको इतने शेयर्स मिले, इतने ज्यादा लाइक्स मिले, सोचा नहीं था। लेकिन आमद के शेर उसे कहते हैं। अच्छा। कि आप आमद हुई उस मिसरे की या उस लाइन की। वो था कि इतना मसरूफ कर लिया खुद को, इतना मसरूफ कर लिया खुद को, गम भी आकर खुशी से लौट गए। इतना मसरूफ कर लिया खुद को, गम भी आकर खुशी से लौट गए। ये एक शेर था। और एक था कि घर में कोई नहीं, कमरे में बड़ी रौनक है। जी। घर में कोई नहीं, कमरे में बड़ी रौनक है। हाँ। मुझको तन्हाई ने बातों में लगा रखा। वाह वाह। मुझको तन्हाई ने बातों में लगा रखा। आजकल तन्हाई है भी लोग बस ये ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। हर किसी वो दिल को छू जाते हैं, दिल को, मतलब उसको लगता है यार ये तो बिल्कुल मेरा हमारे में फिट बैठता, यही स्टेट है मतलब। और कई बार वो स्टेटस लग जाता है। अच्छा, जब हम लोग अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आपने भी ऑनलाइन का बात किया, एक बढ़ रहा है, लेकिन ये इसका साहित्य समाज पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या देख रहे हैं आप? वही जैसे आपने कहा, हर कोई इसी से अग्री करेगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज में होता है सोशल मीडिया में। लेकिन बिल्कुल एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अपनी ग्रोथ के लिए, या वो सिर्फ अपने लिए यूज कर रहा है, या उससे वो दूसरों को भी कुछ फायदा पहुंचा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया एक नेटवर्किंग टूल है, बहुत ही बड़ा टूल है। अगर मैं मुखातिब की बात करूं, अगर मैं हर की बात करूं, तो इनका तो वजूद ही सोशल मीडिया है। तो मैं तो उसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से यूज किया तो समझती हूँ। अब नेगेटिवली क्या होता है कि उसका कोई आप रोक नहीं सकते किसी को भी कुछ भी कहने से, कुछ भी रोकने से। मतलब अवेयर कर सकते हैं, बट उसका असर होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोगों पर। किसी ने भी कुछ ट्रोल कर दिया, कह दिया, तो अपने आप को सोशल मीडिया के लिए तैयार और मजबूत रखना चाहिए। ट्रोल भी हो सकते हैं और कोई जो, जैसे मैंने कहा, शायरी पर हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन इतने लिखने वाले हैं, इतने कि वो कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको फिर अपने ऊपर भी थोड़ा सा कि नहीं पता है उसको, मतलब इट्स ओके, अभी नहीं पता है, उसे बताना है, सिखाना है, तो बस सब्र से काम। कभी ट्रोल हुई आप? नहीं, थैंक गॉड, ऐसा मौका कभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। मुखातिब में अच्छे लोग नहीं, और शायद अब इतनी पॉपुलर नहीं हो कि ट्रोल करे मुझे कोई, तो ऐसा नहीं है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ट्रोल के लिए पॉपुलर होने की बहुत जरूरत नहीं है। वो होता है, क्योंकि कभी इंसान सोचता है ना कि यार ये तो मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, तो मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ। सेलिब्रिटीज इसीलिए ट्रोल होते हैं ना, कि कुछ भी कह दो। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि पेज पे या किसी चीज पे अगर किसी को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या कोई अग्री नहीं करता है, तो बहुत ही इनसेंसिटिव सा रिमार्क आ जाता है, बट वो मैं अब सीख गई हूँ इग्नोर करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब ये कि अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, कोई गलत लिख रहा है, तो उसको इग्नोर करिए, बिल्कुल, और अपने काम पे फोकस करिए। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप उसको बहुत न सिखा सकते हैं और न उस पर कोई प्रतिबंध। और वो फेसलेस लोग होते हैं ना, मतलब असली आईडी से थोड़ी आपको ट्रोल करेंगे, फेक आईडी से ट्रोल करेंगे। तो आप करना जरूरत ही नहीं है तवज्जो देने की। तो साथियों, आशा जी का बिल्कुल जो सटीक कमेंट है कि ऐसे लोगों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कुछ रचनात्मक लोगों के साथ रहिए, हम लोगों के साथ रहिए, आयशा जी के साथ रहिए। देखिए, मुखातिब आपका एक ऐसा मंच है कि जिसने लखनऊ के लोगों को काफी कुछ दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि कोविड का जब ये दौर खत्म होगा तो दोबारा फिर से मुखातिब मंचों पे होगा। हमने भी कई कार्यक्रम मुखातिब के अटेंड किए हैं। साथ ही साथ हर को लेके जो आयशा जी ने एक पहल की है, वो भी बहुत उपयोगी है। आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मुखातिब आयशा जी के बारे में भी जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और हम लोग दोबारा उन्हीं बातों पे फिर चर्चा करेंगे। आयशा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बस आपने मुझे बताया, शैलेंद्र जी ने, कि आप हमारे जो लिंक्स हैं वो भी शेयर कर देंगे वीडियो के साथ,
तो जिसको भी अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करानी हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो भी कुछ कराना हो, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है थ्रू द वेबसाइट और मेरा कांटेक्ट लेकर के शैलेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी जल्दी मुखातिब होते रहें। बिल्कुल, जल्दी जल्दी। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि आपके चैनल पर मैं और ऐसे लोगों को लाऊं जिनको इस विजिबिलिटी की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों आपका भी।